मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम रोहित सिंह, बायोलॉजी फैकल्टी, इलिप्स एकेडमी, मुजफ्फरपुर। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट किया था। उसमें 3-4 लेक्चर्स आपने देखा। उसमें हम लोगों ने लास्ट पॉइंट तक देखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे पार्ट्स को। तो हम लोग का एक टॉपिक एंड हुआ था, जो मैंने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग का आज का जो लेक्चर है वो आगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे ही, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फिनिश करने के बाद हम लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव का गैमेटो। हम पढ़ रहे थे एक्चुअली में गैमेटोजेनेसिस, जिसमें हम लोगों ने स्पर्मियोजेनेसिस को देखा था। तो उसी का लास्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में ये स्ट्रक्चर है स्पर्म का बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें पॉइंट क्या है कि आप जो ये देख रहे हैं बना हुआ, तो इतना दूर का जो पार्ट होता है इसको हेड रीजन बोलते हैं। फिर ये जो इतना दूर का पार्ट आप देख रहे हो इसको हम लोग टेल नेक रीजन बोलते हैं। बीच का ये पार्ट जो है इसको मिडिल पीस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद का जो रीजन है इसको क्या बोलते हैं? टेल रीजन बोलते हैं। तो हेड रीजन में आपके पास यहाँ मैंने लिखा है स्ट्रक्चर प्रेजेंट। कौन कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है? तो हेड रीजन के पास जो है आपका जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उस स्ट्रक्चर का नाम है लार्ज न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज आप देख रहे हो बड़ा है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, उसके बाद लिखा मैंने एक्रोजोम, ये है ऊपर वाला जो ये पार्ट इतना दूर देख रहे हो आप डार्क कलर का, ये हमारा क्या है? एक्रोजोम है। ठीक है, सबका फंक्शन भी करेंगे हम लोग। फिर नेक रीजन, नेक रीजन के पास अब ऊपर की तरफ ही नेक रीजन जो है ऊपर के तरफ का पार्ट और नीचे, तो ऊपर को प्रॉक्सिमल और नीचे को डिस्टाल। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं और डिस्टाल सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। फिर पार्ट है हमारे पास मिडिल पीस। कौन सा पार्ट है? मिडिल पीस। मिडिल पीस के अंदर स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, स्पर्म को। फिर हमारे पास टेल। टेल में ये जो रीजन है तो क्या लिखे कि टेल फिलामेंट इज सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म। इसका जो फिलामेंट है ये साइटोप्लाज्म से सराउंडेड होता है एंड इनक्लोज्ड बाय अ टेल सीथ। और येलो वाले को टेल एरो दिए हैं, बाहर से इसको कवर किए हुए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेल सीथ बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड में, आपको दिया जा सकता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, तो आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, फिर इसका एक्सप्लेनेशन देना होगा। ठीक है, लेकिन जब मेडिकल्स में आएंगे क्वेश्चन आएगा तो कौन पार्ट किसको लीड कर रहा है। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन जो आता है वो एक्रोजोम से आता है। ठीक है, तो हम लोग इसके फंक्शन को देखते हैं, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। फंक्शन में अगर हम लोग बात कर रहे हैं हेड रीजन की, तो हेड में लार्ज न्यूक्लियस है और एक्रोजोम है। तो इसके फंक्शन की अगर बात करते हैं तो अगर हम लोग लार्ज न्यूक्लियस की बात करेंगे तो न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है? डीएनए कंटेन करता है। न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है? डीएनए। तो डीएनए कंटेन करेगा और इसके पास हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। तो क्या लिखेंगे? कंटेन्ड कंडेंस्ड डीएनए। क्या लिखेंगे? कंटेन कंडेंस्ड डीएनए एंड हैज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ओके, तो क्रोमोसोम हैप्लॉइड नंबर तो आपको पढ़ाया भी थे लास्ट क्लास में कि जब स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है वो 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एक्रोजोम से क्वेश्चन, जो हमने बोला आपको एक्रोजोम। तो एक्रोजोम जो होता है वो न्यूक्लियस के ऊपर की तरफ है और कैप की तरह काम कर रहा है, यानी कि बोल सकते हैं हम लोग फॉर्म अ कैप ओवर न्यूक्लियस, फॉर्म अ कैप ओवर न्यूक्लियस। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? इट कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। एक्रोजोम के पास एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसका नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या नाम है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। एक्रोजोम के ऊपर जो एंजाइम प्रेजेंट होता है उस एंजाइम का नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम करता क्या है? तो स्पर्म को हेल्प करता है ओवम के साइटोप्लाज्म तक पहुंचने में, यानी कि ओवम के साइटोप्लाज्म को पेनिट्रेट करने में। कहने का मतलब जब ओवम देखेंगे वहां पे आएगा, ओवम के बाहर का जो स्ट्रक्चर, ओवम बना तो उसका न्यूक्लियस है, तो उसके बाहर का जो स्ट्रक्चर है उस सारे को पेनिट्रेट करके न्यूक्लियस तक पहुंचने में कौन हेल्प करता है? एक्रोजोम। और किसके कारण से? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होने के कारण। अब है कि पेनिट्रेट करने के बाद अभी नेक रीजन के पास आते हैं। ये दोनों का इतना ही फंक्शन आपको याद रखना है। लार्ज न्यूक्लियस क्या है? डीएनए कंटेन करेगा, वो भी कंडेंस फॉर्म में, और दूसरा उसी के कारण इसके पास हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। एक्रोजोम क्या होता है? एक्रोजोम जो होता है वो न्यूक्लियस के ऊपर का कैप है जो कि कंटेन करता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ओवम के साइटोप्लाज्म को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन में इसका सबसे ज्यादा हेल्प रहता है, क्योंकि ओवम जो है उसके न्यूक्लियस तो बाहर नहीं आ सकते हैं, इस कारण से स्पर्म अपने न्यूक्लियस को वहां तक लेकर जाता है। ठीक है,
अब है नेक रीजन, तो नेक में दो पार्ट आपने देखा, प्रॉक्सिमल, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टाल सेंट्रियोल के बारे में देखा आपने। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टाल सेंट्रियोल की बात करेंगे तो दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फर्स्ट क्लीवेज में काम करता है आपका, जो फर्स्ट क्लीवेज होता है उस फर्स्ट क्लीवेज में काम करता है आपका प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। फर्स्ट क्लीवेज यानी कि जो सेल का क्लीवेज होता है उसमें फर्स्ट क्लीवेज में काम कौन करता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और क्लीवेज करके डिवीजन ऑफ क्या करता है, यानी कि जाइगोट का डिवीजन कराता है। तो इस स्टेटमेंट को अगर एग्जाम में लिखना हो या क्वेश्चन आएगा तो क्या बोलेंगे, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन ऑफ द जाइगोट। जाइगोट के फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। लेकिन डिस्टाल्स की बात करेंगे तो डिस्टाल जो होता है ये एक्सियल फिलामेंट है, ठीक है। तो डिस्टाल्स में लिखेंगे, बोलेंगे हम लोग द एक्सियल फिलामेंट दैट फॉर्म द टेल, द एक्सियल फिलामेंट दैट फॉर्म द टेल piece of, that form the tail piece of sperm is attached to the distal centriole, यानी कि डिस्टाल सेंट्रियोल से अटैच होता है। तो क्या लिख सकते हैं कि डिस्टाल सेंट्रियोल के लिए यानी कि नेक के लिए फंक्शन में लिख सकते हैं कि एक्सियल फिलामेंट दैट फॉर्म द टेल पीस ऑफ द स्पर्म इज अटैच्ड टू द डिस्टाल सेंट्रियोल। ओके, तो डिस्टाल सेंट्रियोल सिंपल फर्स्ट क्लीवेज और ये आगे अटैचमेंट में हेल्प करता है। मिडिल पीस की बात करेंगे, इसमें स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। मिडिल पीस का बेटा फंक्शन क्या हो सकता है, कंटेन रेस्पिरेटरी एंजाइम। क्या कंटेन करता है, रेस्पिरेटरी एंजाइम विच सप्लाई एनर्जी ऑफ द मूवमेंट ऑफ स्पर्म। क्या बोले, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, हर चीज लिखा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। तो ध्यान से क्या सुनिएगा, आपके लिए पॉइंट था मिडिल पीस का। तो मिडिल पीस के लिए हम लोग को ध्यान देना है कंटेन रेस्पिरेटरी एंजाइम। रेस्पिरेटरी एंजाइम क्या है, हेमोग्लोबिन पिगमेंट के फॉर्म में। तो द कंटेन रेस्पिरेटरी एंजाइम विच सप्लाई एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म, यानी कि स्पर्म को एनर्जी सप्लाई करता है मूवमेंट के लिए, ठीक है। एंड लास्ट है आपका टेल। टेल के लिए क्या है, ये एक मॉडिफाइड फ्लैजलम है। टेल क्या है, मॉडिफाइड फ्लैजलम है दैट प्रोपेल द स्पर्मेटोजोआ इन लिक्विड मीडियम एंड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ओके, यानी कि ये क्या है, टेल रीजन जो है वो मॉडिफाइड फ्लैजलम है जो कि प्रोपेल करता है स्पर्मेटोजोआ को लिक्विड मीडियम इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। क्लियर, तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, उसके कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में, और मैंने बोला फंक्शन। वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, सारा फंक्शन है, क्योंकि अब इतना लिखेंगे फिर टाइम किलिंग होगा, ठीक है। तो ये था हम लोगों का स्पर्म के बारे में। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे सेकेंड पार्ट, जो हम लोग फीमेल गैमेट फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं ओजेनेसिस। क्या बोलते हैं, ओजेनेसिस। देखिएगा ओजेनेसिस में यहाँ भी सेम फेजेज वगैरह आएंगे जैसे हम लोग पढ़े थे स्पर्मेटोजेनेसिस में, ठीक है। तो ओजेनेसिस, ठीक है। देखते हैं ओजेनेसिस के पॉइंट्स को, समझते हैं कि क्या क्या है। इसका मतलब तो आपको पता है, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स। फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स हमारा क्या है, ओजेनेसिस है, ठीक है। एकदम सिमिलर टू स्पर्मेटोजेनेसिस है। ओजेनेसिस जो हमारा एकदम सिमिलर टू स्पर्मेटोजेनेसिस है। इफ अगर एक पॉइंट बोल रहे हैं, नो मोर ओगोनिया इज फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। एक पॉइंट यही डिफरेंस है नॉर्मली कि स्पर्म जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो प्यूबर्टी एज के बाद उसका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है और वो डे बाय डे फॉर्मेशन करता है। बट फीमेल में अगर आते हैं तो ओवम जो है यानी कि फीमेल गैमेट जो है वो उसके जन्म के टाइम में जितने नंबर होंगे वही रहेगा। मतलब कि नो मोर ओगोनिया आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ, मतलब लड़की के फीमेल के जन्म के बाद कोई भी ओगोनिया फॉर्म नहीं करेगा और ना उसको ऐड किया जा सकता है। दैट्स मीन्स इसको हम लोग बोल सकते हैं
अ बेबी गर्ल is born with a set number of primary oocyte already in prophase 1 of the meiotic division in the ovary. Okay, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं. A baby girl is born with a set number of primary oocyte already in the prophase 1 of the meiotic division in a ovary. मतलब कि जन्म के टाइम में ही प्रोफेज 1 में जितना वो नंबर सेट था ओगोनिया का बन चुका था, उसके बाद कुछ भी नहीं बनेगा. और फर्दर जो है डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी ओसाइट रिमेन्स सस्पेंडेड टिल प्यूबर्टी, यानी कि जो नंबर बन चुके हैं प्राइमरी ओसाइट का उसका डेवलपमेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है, रुका हुआ रहता है. जब फीमेल प्यूबर्टी एज में आती है उसके बाद ही वो प्राइमरी ओसाइट को डेवलप करना स्टार्ट करती है. कोई दिक्कत नहीं है. अब मेन इंपॉर्टेंट है स्टेजेस ऑफ ओजेनेसिस, यानी कि जब ओजेनेसिस होता है उसमें कौन कौन से स्टेज है. तो स्टेज ड्यूरिंग ओजेनेसिस, स्टेज ड्यूरिंग ओजेनेसिस कौन कौन से स्टेज है. तो बेटा आप लोगों ने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस में 4 स्टेज थे, तो यहाँ भी सेम मिलेगा. मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैचुरेशन फेज एंड इसमें मैचुरेशन के बाद तो कुछ है नहीं क्योंकि उसको रिलीज करना है. तो यहाँ 3 ही फेज हम लोग देखेंगे. क्या क्या देखेंगे? मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज and third is your maturation phase. ओके स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, मैचुरेशन फेज को ही हम लोग यहाँ पे मियोटिक फेज बोलेंगे. क्या बोलेंगे? मियोटिक फेज. ठीक है, एनी इशू? कोई दिक्कत नहीं है. अब फेजेस का एक्सप्लेनेशन स्पर्मेटोजेनेसिस में मैंने आप लोग को दे रखा था जानबूझकर, ताकि आपको वहाँ पे फिर हमें कुछ नया नहीं बताना पड़े. तो यहाँ जब मल्टीप्लिकेशन फेज में आप आओगे तो मल्टीप्लिकेशन फेज क्या करेगा, यानी कि मल्टीप्लाई करने का काम करेगा. तो इसके डिवीजन को हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन वाले को ओगोनिया के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो आपको ओगोनिया के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो डायग्राम को ध्यान दीजिएगा. आपके पास ये पहले हम बना देते हैं फिर लेवलिंग करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, 2 बना. ठीक है, अब वहां भी बनाए थे 2 से क्या बनेगा? 4 बनेगा. 2 से 4 ये बना दिया हम लोगों ने. ठीक है, अब यहां से जो सिंगल था इसको लेते हैं हम लोग. 2 से 4 बन चुका था, सिंगल को लिए, ये 1 है. ठीक है, अब यहां से बनेगा बॉडी. तो 1 बन गया ये और 1 बना ये. तो देखिए ये बड़ा है, यहाँ पे एक छोटा सा हम आपको बना रहे हैं, ऐसा बनाए. ठीक है, क्लियर? फिर ये वाला जो था ये भी करेगा. ये क्या करेगा? ये आया और ये यहाँ भी ये बना दिया गया. ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, सबसे ऊपर जो है यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, ये ओगोनिया. ओगोनिया. ठीक है, ओगोनिया हो गया. अब इसके बाद ये क्या करेगा? प्राइमरी ओसाइट की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि प्राइमरी ओसाइट तो बॉडी में फॉर्म होता है. तो प्राइमरी ओसाइट के लिए आते हैं तो हमारा है प्राइमरी ओसाइट. ठीक है, प्राइमरी ओसाइट के बाद आएंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग माइटोसिस डिफरेंशिएशन. क्या बोलते हैं? माइटोसिस डिफरेंशिएशन. ठीक है, ओगोनिया से प्राइमरी ओसाइट बनता है तो माइटोसिस होता है. प्राइमरी ओसाइट के बाद ये बनाता है सेकेंडरी ओसाइट. प्राइमरी ओसाइट के बाद क्या बनाएगा? सेकेंडरी ओसाइट बनाएगा. तो प्राइमरी से आए हम लोग सेकेंडरी ओसाइट. ठीक है, तो सेकेंडरी ओसाइट में हुआ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन. याद होगा आपको, वहां भी पढ़े थे. फर्स्ट मियोटिक डिवीजन क्या होगा? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन. तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ था कंप्लीटेड प्रायर टू ओवल्यूशन. कब ये होगा? ओवल्यूशन के टाइम में.
कंप्लीट प्रायर टू ओवल्यूशन, जब भी होगा ये, ठीक है। सेकेंडरी जब आपका बना सेकेंडरी ओसाइट, तो सेकेंडरी ओसाइट के बाद फॉर्मेशन हुआ ओवम, OVUM, ओवम का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। ये ओवम जो हुआ तो सेकेंडरी ओसाइट अपने आप क्या करेगा, आगे जाके ओवम बनाएगा। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, जब सेकेंडरी ओसाइट बना था उस समय भी यहाँ फॉर्मेशन है कि अलग, और ये है, इसको बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी, और इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है। तो सेकेंडरी ओसाइट के फॉर्मेशन में भी फर्स्ट पोलर बॉडी बना, और उसके बाद जब वो क्या किया, ओवम का फॉर्मेशन किया, उस समय सेकेंड पोलर बॉडी बना। तो ये जो यहाँ तक का लाइफ अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं देखना, तो बर्थ, चाइल्डहुड, प्यूबर्टी, तो ये जो होता है, ये इतना तक का प्रोसेस जो चलता है, ये प्यूबर्टी स्टेज होता है, ये जो हो गया ये, ठीक है, इतना दूर का फेज जो हुआ। तो ये जो ऊपर से लेकर यहाँ तक का चीज़ होता है, इसको हम लोग फिटल लाइफ में ही काउंट करते हैं। फिर चाइल्ड बर्थ होता है, फिर एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ होता है। तो इतना समझने का नहीं है, फिलहाल आप समझिए कि ओगोनिया था, ओगोनिया में माइटोसिस डिफरेंशिएशन हुआ, प्राइमरी ओसाइट बना, प्राइमरी ओसाइट में जब फर्स्ट मियोटिक क्लीवेज कराया गया तो क्या बना, सेकेंडरी ओसाइट का फॉर्मेशन हुआ, सेकेंडरी में जब दूसरा क्लीवेज हुआ, ठीक है, तो क्या किया, ओवम का फॉर्मेशन किया, यानी कि दूसरा मियोटिक, सेकेंड मियोटिक डिवीजन किया, तो किसका फॉर्मेशन हुआ, ओवम का फॉर्मेशन हुआ। तो ये था हमारा टाइप, देखना था हम लोग जिसको देखे स्टेजेस ड्यूरिंग ओजेनेसिस। अब इस स्टेजेज में कौन कौन से पार्ट आते हैं उसको हम लोग समझते हैं कि क्या क्या पार्ट है, ठीक है। तो स्टेजेस में जब एंट्री हुआ तो पहला मल्टीप्लिकेशन फेज है, क्या कौन सा फेज है, मल्टीप्लिकेशन फेज। तो मल्टीप्लिकेशन फेज जो है वो हमारा ओवरी के अंदर जर्मिनल इपिथेलियम के कारण होता है। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि ये डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम, यानी कि ओगोनिया का फॉर्मेशन डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम में होता है। तो ओगोनिया क्या हो गया, डिप्लॉयड नंबर हो गया, 2n फॉर्म में हो गया। अपना बढ़ा प्राइमरी ओसाइट भी क्या है, 2n के फॉर्म में है, यहाँ आए तो क्या हो गया, n के फॉर्म में हो गया, और ये भी किसके फॉर्म में हो गया, n के फॉर्म में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था हमारा सेकेंडरी ओसाइट के बारे में। तो सेकेंडरी ओसाइट जो फॉर्म किया, तो मियोटिक फेज को ध्यान से देखिएगा, एक लाइन में रिपीट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, द प्राइमरी ओसाइट अंडरगोज फर्स्ट मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 2 हैप्लॉइड सेल, टू प्रोड्यूस 2 हैप्लॉइड सेल। प्राइमरी ओसाइट आर डिप्लॉयड इन नेचर, ये तो पहले ही बताया है आपको। तो प्राइमरी ओसाइट अंडरगोज फर्स्ट मियोटिक डिवीजन to produce the 2 haploid cell. Since there is an unequal division of cytoplasm, one of the cell, secondary oocyte, is larger and receive most of the cytoplasm, the other one is a very small, is called first polar body. किसका फॉर्मेशन हुआ, फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हुआ। इन द सेकेंड मियोटिक डिवीजन जो यहाँ हुआ है, सेकेंड तो सीधा लिखते हैं सेकेंड मियोटिक डिवीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन में क्या हम लोग बोल सकते हैं, in the second meiotic division the secondary oocyte divide to form a large otid or ovum, large otid or ovum, ठीक है, and a small polar body is secondary polar body, ठीक है। the first polar body also undergoes the division simultaneously to form 2 small polar body. As a result of all these division, a primary oocyte give rise to 1 ovum and the total 3 polar bodies. In human, the first polar body does not undergoes meiosis 2. Human being में first polar body meiosis नहीं करेगा। The polar body ultimately disintegrate and only one functional gamete or ovum remains, और finally एक ही functional gamete बचेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ovum बोलेंगे, ठीक है। तो एग जो रिलीज होता है, एग दैट इज रिलीज्ड फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल, पढ़ाए थे आप लोग को वहाँ पे, ठीक है, ओवल्यूशन, ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल ड्यूरिंग ओवल्यूशन इज एक्चुअली अ सेकेंडरी oocyte which has undergoes meiosis 1 only and till the metaphase stage of meiosis 2. The rest meiosis 2 take place only at a time of fertilization before fusion with the sperm, fertilization का मतलब, and turn the secondary oocyte into the ovum, ठीक है। तो ये एक्सप्लानेटरी वे हो गया, जब हम लिखेंगे बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे लिखेंगे वो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया। तो आपको यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं मियोसिस 1 और सेकेंडरी के अकॉर्डिंग। लेकिन
जो स्पर्म की एंट्री होती है उसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। तो सेल साइकिल जो है वो जब करेगा तो मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर होता है, ठीक है, और एक होता है एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर, उन सब के अकॉर्डिंग काम करता है। तो ये चीज़ आगे हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ ओवम इन ओवरी। ओवम का डेवलपमेंट ओवरी के अंदर कैसे होता है। जो भी कुछ है हर चीज़ लिखा नहीं जा सकता, आपको ध्यान से उसको सुनना है। क्लासेज में अगर आप होते, अगर ऑफलाइन क्लास में अगर सामने अगर बच्चे आप लोग होते तो आपको क्या किया जाता है, जो स्टेटमेंट मैंने बोला वो सारा आपको लिखाते हैं। तो आप ध्यान से उसको सुनोगे और कॉपी में लिखोगे, लिखने के बाद डायग्राम के साथ उसको रिप्रेजेंट करोगे, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ ओवम इन ओवरी। डेवलपमेंट ऑफ ओवम इन ओवरी हम लोग का टॉपिक है, हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी ओसाइट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, फिर सेकेंडरी ओसाइट बनाएगा। तो एक रफ डायग्राम आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। प्राइमरी ओसाइट, ठीक है, तो प्राइमरी ओसाइट जो होंगे वो डेवलप करेंगे। डेवलप करने के बाद क्या होगा, जिसको हम लोग प्राइमरी फॉलिकल के भी नाम से यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। तो ये मान लीजिए बना, इसको हम लोग बोले ये ब्लड वेसल है, ये है ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स, इस ओपनिंग को बोलते हैं मेसोवेरियम। मेसोवेरियम, ठीक है, ये है प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल डेवलपमेंट करेगा, बनाएगा सेकेंडरी फॉलिकल। डायग्राम क्लियर करेंगे लास्ट में, मतलब जो भी होगा इसको बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। फिर ये आगे की तरफ बढ़ेगा और बनाएगा डिवीजन, इसका बढ़ता जाएगा, ये कहलाएगा। अब इसका डायग्राम टर्शियरी का पूछता नहीं, इसलिए नॉर्मल हम बना रहे हैं, इसको बोलेंगे टर्शियरी फॉलिकल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखा आपने, प्राइमरी फॉलिकल बनाया, सेकेंडरी फॉलिकल बनाया, और फिर हम लोगों ने क्या बनाया, टर्शियरी फॉलिकल बनाया, ठीक है। टर्शियरी फॉलिकल जो होता है आगे डिवाइड करके बनाता है ग्राफियन फॉलिकल, जिसको बोलते हैं, वो मैच्योर्ड फॉर्म में आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये इसी का रिप्रेजेंटेशन एग्जाम में आता है, तो फिर अलग से हम ग्राफियन का बनाकर आपको दिखाएंगे। सॉरी, ग्राफियन फॉलिकल ये मान लीजिए बना है, ये बनाया मैंने, ये है ग्राफियन। ग्राफियन फॉलिकल, क्या नाम हो गया, ग्राफियन फॉलिकल। तो हम लोग देख लिया प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, और फिर बन गया हमारा ग्राफियन फॉलिकल। इसी को हम लोग ग्राफियन फॉलिकल को बोलते हैं सेकेंडरी ओसाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ओसाइट। ग्राफियन फॉलिकल विथ, लिख सकते हैं, इसको लिख देते हैं, ग्राफियन फॉलिकल विथ सेकेंडरी ओसाइट, ठीक है। अब ये ग्राफियन फॉलिकल जो है, इसके अंदर जो स्पेस देख रहा है, ये लार्ज कैविटी बोलते हैं, अंदर खाली जगह होता है। बनाएंगे फिगर ग्राफियन फॉलिकल का भी, लार्ज कैविटी, ठीक है। अब ये ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर्ड करेगा, क्या करेगा, ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर्ड करेगा। मैच्योर्ड हो गया, मैच्योर्ड होने के कारण जब ये ब्रस्ट कर जाएगा, ओपन होगा, मान लो ऐसे यहाँ बना रहे हैं। अब ग्राफियन फॉलिकल ओपन हो गया, ओपन हो गया तो क्या बाहर निकला, ओवम बाहर निकला। इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। पढ़ाए थे आपको, ग्राफियन फॉलिकल जो है वो मैच्योर्ड हुआ, मैच्योर्ड होने के बाद डेवलप्ड होकर ओपन होगा, उसको हम लोग बोलेंगे ओवम निकला, तो उसको बोलते हैं ओवल्यूशन। और ग्राफियन फॉलिकल जो है यहाँ क्या हो गया, रप्चर्ड, तो लिखेंगे रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल क्या कर गया, रप्चर्ड कर गया। अब जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्ड कर गया तो आगे जो होता है ये बनाता है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्ड होने के बाद ओवल्यूशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो प्रोसेस स्टॉप कर जाएगा, नहीं होता है, तो ये आगे बनाया, मान लो ये शेप, इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस
ल्यूटियम, क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। फिर रिग्रेट होगा इसका शेप और इसको बोलेंगे कॉर्पस एल्बिकेंस, क्या बोलते हैं, कॉर्पस एल्बिकेंस। तो ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर्ड किया तो किसका फॉर्मेशन किया, कॉर्पस ल्यूटियम का। फिर उसका साइज जो है रिग्रेट होता गया, छोटा हो गया, उसको बोलेंगे कॉर्पस एल्बिकेंस बनाया। और फाइनली कॉर्पस जो है वो एल्बिकेंस जो है वो आगे जाएगा और आगे जाकर डीजेनरेटिंग कॉर्पस इंट्रियम बन जाता है, यानी कि वो जाएगा और वाल से टच कर जाएगा और फाइनली ब्लड वेसल तक पहुंचा और फिर ये ब्लड वेसल के थ्रू अपना बाहर निकलेगा। तो मेन देखना था हम लोग का डेवलपमेंट ऑफ ओवम इन ओवरी, तो कहाँ है, ये है डेवलपमेंट ऑफ ओवम इन ओवरी, यानी कि ये जो बना था ओवल्यूशन जो स्टेप है इसमें ओवम इसको बोलेंगे। तो किसका, ओवम का फॉर्मेशन दिखाया गया आपको। तो प्राइमरी ओसाइट बताए थे आपको, प्राइमरी से आगे आया, आगे बना, ये बना, उसका रप्चरिंग हुआ, फिर एल्बिकेंस बना, फिर यहाँ आया और फिर आगे चला गया। तो प्राइमरी ओसाइट आपको बताए थे कि ये सबसे पहले बन चुका होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ ही, जब बेबी का बर्थ होता है उसी टाइम में किसका फॉर्मेशन हो जाता है, प्राइमरी ओसाइट का, जिसको प्राइमरी फॉलिकल बोले। फिर वो डेवलप किया, बनाया सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल जब डेवलप्ड हुआ तो बना टर्शियरी फॉलिकल। तो टर्शियरी फॉलिकल जो बनता है बाबू, उसमें जो ये कैविटी था ये एक्चुअली में ऐसा यहाँ बनने लगता है, तो बोलते हैं कि टर्शियरी फॉलिकल सो, आगे डायग्राम एक बनाएंगे, एंटरनम, एंटरनम शो करने लगता है, मतलब कि स्पेस बनाने वाला काम ये स्टार्ट कर देता है। फिर ग्राफियन फॉलिकल बनता है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्ड करता है, दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ ओवम इन ओवरी। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट है कि डेवलपमेंट ऑफ ओवम इन ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल से अगर कोई पॉइंट पूछा तो क्या लिख सकते हैं। तो ध्यान से स्टेटमेंट्स को सुनते चलेंगे, डायग्राम देखेंगे और स्टेटमेंट को सुनेंगे। ठीक है, इन ओवरी प्राइमरी जर्म सेल फॉर्म जर्मिनल इपिथेलियम divided mitotically to form the oogonia। लाइन जो बोले उसको समझिएगा, ओवरी जो है वो प्राइमरी जर्म सेल फॉर्म कराता है जर्मेनियल एपिथेलियम से और डिवाइड करता है माइटोटिकली और क्या बनाता है, ओगोनिया बना देता है। ठीक है, फिर some of the cell grow large and form primary oocyte while the rest encircle the growing primary oocyte and large and form the primary oocyte while formation of follicle cell। तो सिंपल सा बोला कि यही प्राइमरी ओसाइट सब जो है आगे जाके क्या बनाते हैं, फॉलिकुलर सेल बनाते हैं। तो प्राइमरी ओसाइट जो था आपको बनाए थे, तो मान लेते हैं प्राइमरी ओसाइट, तो प्राइमरी फॉलिकल बनाया। फिर आगे डेवलपमेंट के बाद जब तक वो डेवलपमेंट नहीं कर रहा था तब तक वो प्राइमरी ओसाइट था, लेकिन जब डेवलपमेंट स्टार्ट किया तो वो प्राइमरी फॉलिकल बना, फिर आगे की तरफ अपना मूव करेगा। तो प्राइमरी ओसाइट सराउंडेड बाय लेयर ऑफ फॉलिकल, प्राइमरी ओसाइट सराउंडेड बाय लेयर ऑफ फॉलिकल सेल और ग्रेनुलोजा सेल इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, तो अगर किसी ग्रेनुलोजा सेल से कवर्ड रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे। तो मेन पॉइंट जो हम लोग को देखना है, ग्राफियन फॉलिकल का डायग्राम यहाँ से समझेंगे और स्टेटमेंट को देखेंगे। तो जितना डायग्राम बना इसके अकॉर्डिंग एक पॉइंट मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे। द फॉलिकल सेल आर प्रोटेक्टिव एंड न्यूट्रिटिव इन फंक्शन, फॉलिकल सेल आर प्रोटेक्टिव एंड न्यूट्रिटिव इन फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, large number of these follicle degenerate during the phase from birth to puberty। बर्थ से प्यूबर्टी तक आने में बहुत सारे जो ये फॉलिकल है वो डीजेनरेट कर जाते हैं। Therefore at puberty only about 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल आर लेफ्ट इन each ovary। 60 से 80,000 ही फॉलिकल हर ओवरी में बचते हैं। ठीक है, तो अब ये आएंगे हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, प्राइमरी ओसाइट का ग्रोथ देखेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी ओसाइट के ग्रोथ के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं, एज द प्राइमरी ओसाइट ग्रो फर्दर द फॉलिकल एंड ग्रेनुलोजा सेल इंक्रीज इन नंबर, द प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोजा सेल एंड न्यू थीका एंड फॉलिकुलर फ्लूइड, न्यू थीका एंड फॉलिकुलर फ्लूइड accumulate in small cavities in between the cell। These structure are called secondary follicle।
तो सेकेंडरी फॉलिकल का अगर डेफिनेशन पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि प्राइमरी फॉलिकल आगे अपना डेवलप किया और एक नया सेल, एक नया लेयर बनाया, स्मॉल थीका बनाया, उसी को हम लोग स्मॉल थीका करने के बाद एक लेयर और बढ़ा दिया, ठीक है। तो बोले ही थे कि आपको बताएंगे आगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे हम लोग पहुंचेंगे सेकेंडरी के बाद टर्शियरी में, तो सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू टर्शियरी फॉलिकल एज द सेकेंडरी फॉलिकल सेल ग्रो फर्दर, the small cavity merge together and one large fluid filled cavity called anternum get formed। तो अब एक लार्ज कैविटी बना जिसमें फ्लूइड फिल्ड करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटरनम बोलेंगे, ठीक है। अब एंटरनम के बाद पहुंचेंगे हम लोग ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल का डिस्क्रिप्टिव स्ट्रक्चर हम लोग को देखना है, तो हम लोग यहाँ से देखते हैं ग्राफियन फॉलिकल। तो यहाँ से हम लोग का ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है। तो देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। एक भी लेक्चर अगर मिस होता है तो आप लोग पीछे से जाकर वो अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो कंटिन्यू अभी चल रहा है और आपको दिक्कत हो रहा है समझने में, तो अगर पीछे वाला कोई बात अगर हम बोले, हो सकता है कि पढ़ा दिए हैं तो हमको लग रहा है कि आपको याद है और हम आगे बढ़ जा रहे हैं बिना बोले हुए, तो आप उस वीडियो से रिलेटेड जो टॉपिक है वो जाकर आप बैक में उस लिंक के थ्रू खोले और उसको देखें, फिर आगे कंटिन्यू देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। अब क्या है कि ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर है, ये देखिए, ये बना है ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर। आप देख रहे हैं कि एक साइड जगह खाली है, सर्कुलर शेप में अगर लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसको रिडीम कर दीजिए, थोड़ा इसको कम कर दीजिए, थोड़ा सा कम कर दीजिएगा तो भी बनेगा, ठीक है। तो ये ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर जो आपको बताएं कि जब ओवरी में ओवम का फॉर्मेशन होता है तो आपको बताएं जस्ट कि यही ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्ड करता है एंड दैट्स ओवल्यूशन को फॉर्म कराता है। तो ये जो काम हो रहा है, तो आपने अभी पढ़ना है हम लोगों को मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, तो उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में बताया जाएगा तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा कि कॉर्पस ल्यूटियम बना तो उसके अकॉर्डिंग फेज होता है, ठीक है। फिर ग्राफियन फॉलिकल बना था, उसके अकॉर्डिंग फेज होगा। तो सारे के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर यही बनता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ खाली स्पेस प्रेजेंट है और खाली स्पेस के अंदर क्या भरा हुआ रहता है, फ्लूइड भरा रहता है। तो खाली स्पेस जो है ये है, इसको क्या बोलेंगे, एंटरनम। क्या बोलेंगे, एंटरनम। क्लियर। एंटरनम के अंदर क्या था, फ्लूइड प्रेजेंट था। कब एंटरनम का फॉर्मेशन हुआ था बताइए। एंटरनम का फॉर्मेशन हम लोग देखे हैं कि जब टर्शियरी फॉलिकल बना है तब हुआ है। तो इसको हम लोग बोलेंगे लिक्विड फॉलिकल बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या हो गया, लिक्विड का फॉर्मेशन हो चुका है। तो लिक्विड फॉलिकल। एंटरनम के बाद आइएगा तो अब देखिए ये जो पार्ट बना है मेन यहीं से समझना है, ये वाला पार्ट, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो ये पार्ट बना, अब इसको देखेंगे और ध्यान से समझेंगे कि अंदर वाला पार्ट जो था, अब इसके अंदर हम लोग स्ट्रक्चर एक बनाएंगे। ये बना रहे हैं, ये हो गया और ये बाहर से ऐसे कवर्ड हो गया। तो ये जो अंदर सिस्टम बना है इसमें क्या नया नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा। अब ये जोना पेलुसिडा जो बना तो इसके अंदर वाला पार्ट जो होगा उसको बोलेंगे सेकेंडरी ओसाइट, क्योंकि यही बाहर निकला था क्या बन के, ओवम बन के। तो ये जोना पेलुसिडा हो गया और ये है सेकेंडरी ओसाइट। बोर्ड वाले बच्चे को ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर उसका डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आता है, और जो भी नीट वाले बच्चे हैं उन लोगों से इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। तो सेकेंडरी ओसाइट के बाद जो ये बाहर ऐसा बना दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कोरोना रेडियाटा। कोरोना रेडियाटा,
कोई इशू नहीं है, क्या बोलेंगे, कोरोना रेडिएटा। अब नीचे का जो खाली जगह है इसको बोलते हैं हम लोग फॉलिकुलर सेल या ग्रेनुलोजा, फॉलिकुलर सेल या ग्रेनुलोजा, ये नीचे वाला जो है ये खाली वाला, तो बोलेंगे फॉलिकुलर सेल या ग्रेनुलोजा, क्या बोलेंगे, फॉलिकुलर सेल या ग्रेनुलोजा बोलेंगे। एंटरनम आपको बता दिए। अब जो होता है ये बाहर से जो कवर्ड होता है डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर से, इसको हम लोग बोलते हैं कुमुलस ओफोरस, क्या बोलते हैं। अब इधर से ऐसा एक स्ट्रक्चर जो है ऐसे ऐसे डॉट डॉट इसको कवर किया हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं कुमुलस ओफोरस। सबका स्ट्रक्चर फंक्शन बताएंगे क्या है, तो ये ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या नाम आया, एक्स्ट्रा नाम, उसको हम लोग देखते हैं। तो ग्राफियन फॉलिकल जो है क्या है कि ग्राफियन फॉलिकल के लिए स्टेटमेंट जब होगा तो इंग्लिश में भी बोल देते हैं, उसको हिंदी में समझा भी देंगे। द प्राइमरी ओसाइट अंडरगोज फर्स्ट मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी ओसाइट। जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, सेकेंडरी ओसाइट फॉर्म करेगा। एंड द फॉलिक्यूल और ग्रेनुलोजा सेल फर्दर इंक्रीज इन नंबर, और उसी के बाद फॉलिकुलर सेल और ग्रेनुलोजा सेल अपने नंबर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक है। और जो स्पेस कैविटी प्रेजेंट होंगे यहाँ भी टर्शियरी के बाद, उसको क्या बोलेंगे, एंटरनम बोलेंगे। तो पॉइंट है यहाँ पे कि फॉलिकल जो ग्राफियन फॉलिकल है उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर आप सीन कर रहे हो, तो नाम हम बोल रहे हैं, लिखना कोई जरूरी नहीं, आप ध्यान से सुनोगे। एक एंटरनम का हमको फॉर्मेशन दिख रहा है जिसको हम लोग बोलेंगे फ्लूइड फिल्ड कैविटी। तो पहला स्ट्रक्चर फॉर्म क्या कर रहा है, एंटरनम, जिसको फ्लूइड फिल्ड कैविटी बोलेंगे। दूसरा है ल्यूकर फॉलिकल, नाम लिखे हैं, ल्यूकर फॉलिकल क्यों बोले इसको हम लोग, ठीक है। तो एंटरनम कंटेनिंग ल्यूकर फॉलिकल होता है, तो ल्यूकर फॉलिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि एंटरनम के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो बात बराबर है, एंटरनम या ल्यूकर फॉलिकल। तीसरा पॉइंट है हम लोगों के पास कि कुमुलस ओफोरस। कुमुलस और ओफोरस क्या है, स्टेटमेंट को ध्यान से सुनेंगे। द सेकेंडरी ओसाइट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इज सस्पेंडेड into a liquid filled cavity called anternum by a stalk of cell called cumulus orphus। cumulus orphus जो होता है वो स्टॉक ऑफ सेल है। तो cumulus orphus is formed by ग्रेनुलोजा सेल, यही ग्रेनुलोजा सेल जो है वही cumulus orphus का फॉर्मेशन कराता है। जोना पेलुसिडा, नेक्स्ट इज योर जोना पेलुसिडा, यहाँ लिखा हुआ है जोना पेलुसिडा, ठीक है। यही होता है ओवम के बाहर का, ओवम के बाद का सबसे बड़ा दीवार जिसको पेनिट्रेट करता है स्पर्म का एंटरनम, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर एक्रोजोम होता है और एक्रोजोम का जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हमने पढ़ाया था वही जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करेगा। तो जोना पेलुसिडा क्या है, थिक एरिया दैट सराउंड द सेकेंडरी ओसाइट, थिक एरिया दैट सराउंड द सेकेंडरी ओसाइट। इट इज कंपोज्ड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, किससे बना हुआ है, केमिस्ट्री में जब पढ़ेंगे वहां मिलता है ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। तो ग्लूकोज और प्रोटीन दोनों से, यानी कुछ उसका स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। तो फॉर्म क्या बोल सकते हैं, कंपोज्ड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड सिंथेसाइज्ड बाय बोथ फॉलिकल सेल एंड ओसाइट, फॉलिकल सेल और ओसाइट के साथ सिंथेसाइज्ड होगा। एंड लास्ट टॉपिक इज योर स्ट्रक्चर में कोरोना रेडिएटा। क्या है पॉइंट आपका, कोरोना रेडिएटा। ये सब को बाहर से कवर्ड किए हुए, ये जो स्पाइरल क्वाइल्ड स्ट्रक्चर देख रहे हैं यही है कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा में हम लोग को देखना है कि लेयर ऑफ इलोंगेटेड ग्रेनुलोजा सेल विथ आउटसाइड जोना पेलुसिडा एंड सराउंड द सेकेंडरी ओसाइट एट द टाइम ऑफ ओवल्यूशन। तो ओवल्यूशन के टाइम में ओवम को क्या करेगा, सराउंड करने के लिए, यानी कि अब ओवल्यूशन होगा तो इतना सारा पार्ट, ये जो पार्ट देख रहे हैं ये पूरा बाहर निकलता है रप्चरिंग के बाद। और यही पार्ट जब आप देखोगे तो आपको हम पढ़ाएंगे अगले क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, यानी कि ओवम के स्ट्रक्चर में मिलेगा कि ये न्यूक्लियस हो गया, ये कवर्ड किए हुए हैं, इसमें प्री विटलाइन स्पेस होता है, ठीक है, 3 लेयर, और बाहर से बना हुआ रहेगा ये कोरोना रेडिएटा बना हुआ रहेगा। और इसी को अब स्पर्म के फ्यूजन के साथ पढ़ाया जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। लेकिन एक स्टेटमेंट जो है उसको ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे। After ovulation, the granulosa cell of a ruptured follicle change to form another structure called corpus luteum। बनाए थे कि जब फॉलिकल रप्चर्ड किया था तो किसका फॉर्मेशन किया था, कॉर्पस ल्यूटियम का, जो कि येलोइश बॉडी होता है और रिलीज द हार्मोन
प्रोजेस्टेरॉन। और ये कौन सा हार्मोन रिलीज कराता है? प्रोजेस्टेरॉन। अगर कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो गया तो प्रोजेस्टेरॉन मतलब कि प्रेगनेंसी को स्टॉप करने के लिए होता है। तो हम लोग आगे जब टॉपिक देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, उसके बाद हम लोग देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, और फिर वहां से हम लोग देखेंगे इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। तो नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में आपको ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाएगा। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।